ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, ये हमारा ऑलरेडी हुआ है। मैंने वापस बता देता हूँ, x इक्वल टू 5√2 साइन ऑफ 2πt प्लस 5√2, मैं सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस ऑफ 2πt। आपको मैंने बताया था कि यू हैव टू कंपेयर दिस विद x इक्वल टू a साइन ओमेगा t plus b cos omega t, and the amplitude in this case is given by under root of a square plus b square. by the way, यहाँ पे a और b सेम है, तो यहाँ पे आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 5√2 स्क्वायर प्लस 5√2 स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 5√2 स्क्वायर आएगा। 5√2 स्क्वायर मतलब ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5√2 का स्क्वायर, मतलब बेसिकली दिस इज सिंपल थिंग, 25 इंटू 4 इज 100, क्योंकि 2 स्क्वायर इज √2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 410 आता है। ये फाइनली सॉल्व करने के बाद, ये हमारा ऑलरेडी हुआ है सॉल्व, हमने करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल executing SHM with amplitude A will be equal if, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल, ऐसा बोला है। इजी है ये, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो k/2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, मतलब x इक्वल टू a/√2 पे आपका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा। तो दैट इज सिंपल थिंग। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, when a particle oscillates simple harmonically, its kinetic energy varies periodically if the frequency of the particle is n, the frequency of kinetic energy is। ये क्वेश्चन अच्छा है। हमको पता क्या होना चाहिए, हमको पता ये होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय के, I'll put it down ke, kinetic energy ke is half k a square minus x square, then that is equal to half m omega square a square minus x square, then that is equal to what, क्योंकि हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है, हमको बोला है if the particle is oscillating simple harmonically with a frequency n, तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। सिंपल है, कैसे सिंपल है, यू हैव टू थिंक। देखो ऐसा है कि ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स हमको पता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, बिकॉज वी डोंट नो फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज स्टार्टिंग, तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि x का स्क्वायर है वहां पे, सिंस x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, राइट, देन therefore kinetic energy ke is equal to half m ओमेगा स्क्वायर, और दोनों में से a स्क्वायर कॉमन, दोनों टर्म में से, तो पहले टर्म में बचेगा 1, दूसरे में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। what we know is what we know is 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, तो ये आ जाएगा cos square omega t plus 5, right, good। now what we know is cos square theta हम लोग लिख सकते हैं 1 plus cos 2 theta by 2, तो 1 by 2 m omega square a square, cos square theta is 1 plus cos of 2 theta by 2, okay, right। तो ये आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। तो ये आपका आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओके। देन अब ऐसा है
ये आ गया 1 + cos of 2 ओमेगा टी +2 फाई। देखो बात ऐसी है, अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी n, राइट, विथ फ्रीक्वेंसी n, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। लेट x = a साइन ऑफ ओमेगा टी +5। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हियर, पता है ना आपको फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 2πn, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? n = ω/2π। करेक्ट, क्लियर। यहाँ पे इन दिस केस हियर ओमेगा डैश विल बी 2πn डैश। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो n डैश आपका आएगा ω'/2π। बट ओमेगा डैश क्या है? 2π, 2 ओमेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, n मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। व्हाट इज ओमेगा डैश? हियर इज 2 ओमेगा/2π। बट ω/2π क्या था? ω/2π n था, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ n। तो अगर पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी n था, तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2n है। वापस बता रहा हूँ, हमको पता है एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, its displacement is given by x is equal to a sin of omega t +5, मतलब ओमेगा इज 2πn, मतलब n = ω/2π। करेक्ट। अब पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कहाँ से आया? अभी देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mv², है ना। हो क्या रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब वो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन जाएगा आएगा। तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे 0 होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी का भी यही हो रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ऑसिलेट कर रहा है। जब जब भी किसी भी चीज की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम ऐसा होने लगे, मतलब दैट पर्टिकुलर पैरामीटर इज आल्सो ऑसिलेटिंग। तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के इज एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी +5। सब्स्टिट्यूट किया, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी +5 मिला, 1 - साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज 1 + cos 2θ/2। तो यहाँ पे मिल गया आपको 1 + cos of 2 ओमेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो काइनेटिक का 2 ओमेगा, राइट। तो ओमेगा डैश इज 2π n डैश, n डैश इज ω'/2π, ओमेगा डैश हियर इज 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा/2π, बट ω/2π इज n, तो 2n इज द आंसर। सिंपल, राइट, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू सिंपल हार्मोनिक motions are represented by equations y1 = 10 sine of 3πt plus π/4 and y2 = 5 sine of 3πt plus √3 cos of 3πt, what is the ratio of their amplitudes? इजी है, यहाँ पे तो सीधा सीधा a1 = 10 आया, क्योंकि दिस इज a1 बेसिकली, y = a sin ओमेगा t से। y2 को मैं लिखूंगा 5 sin of 3πt plus 5√3 cos of 3πt, मतलब a2 जो आएगा दैट विल बी √5² प्लस 5√3/2 का 3√3 का स्क्वायर, तो √25 प्लस 25 इंटू 3 इज 75, ये भी आया 10, 100 का √10। तो a1 is to 10 is to 10, तो दैट इज 1 is to 1।
तो रेशो इज 1:1, ऑप्शन नंबर सी। तो इजी था, नथिंग। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM is increased by 21%. तो L2 is L1 plus 21% of L1, मतलब L1 is 21 by 100 times of L1, मतलब बेसिकली 1.21 टाइम्स हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये सारा लिखने का काम मैं नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम से। L2 is 1.21 times of L1. The percentage increase in the time period of the pendulum is. So you should know, what you should know is time period of pendulum is proportional to या फिर equal to 1/2 pi, sorry 2 pi root of L by G. तो time period is proportional to root of L basically. तो T2 by T1, वैसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले T2/T1 कर लेते हैं। T2/T1 इज अंडर रूट ऑफ L2/L1, और L2/L1 यहाँ से आपको दिख रहा है, दिस इज 121/100 टाइम्स ऑफ L1। मैं अभी इंटेंशनली कर रहा हूँ ये, वाई, बिकॉज 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है, 100 का 10 आता है। तो यहाँ से मुझे मिल गया L2/L1 इज 121/100, मतलब 11/10, ये मिल गया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन टी इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, मतलब T2/T1 माइनस T1/T1 इज 1 इंटू 100, मतलब ये T2/T1 आपका 11/10 है, माइनस 1 है इंटू 100, मतलब ये आएगा 11 माइनस 10, दैट इज 1, 1/10 इंटू 100, मतलब 10% इंक्रीज हुआ। और हमारा एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था हम लोगों ने। ओके, इजी है। लेंथ इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड? लेंथ इंक्रीज हो तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। परसेंटेज इंक्रीज इज गिवन बाय फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो हमने सिर्फ T2/T1 निकाल लिया यूजिंग L2/L1 over here, and then you have 10% of increase in the time period. Next, a particle executing simple harmonic motion with an amplitude 5 centimeter, time period 0.2 second. The velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5. Velocity and acceleration. Velocity and acceleration. How do you find out velocity? Omega under root of a square minus x square. Okay. By the way, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ऐसी है, क्वेश्चन इज अ जोक। क्यों? ऑप्शन नंबर सी, क्यों? कितना एम्पलीट्यूड? 5 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 सेंटीमीटर। जब एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, मतलब पार्टिकल इज ऑलरेडी एट इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी 0 होता है, तो पता ही है ना हम लोगों को। तो वैसे भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो एक्स भी 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ डालोगे तो 5² माइनस 5² हो गया 0, खत्म बात। वैसे ओरली भी हो जाता था ये, करेक्ट। तो खत्म। एक्सीलरेशन फाइंड हमने करना नहीं, क्योंकि द थिंग इज, क्या करोगे एक्सीलरेशन फाइंड करके? व्हाट वी विल डू, जब ए बी सी और डी में से एक ही ऑप्शन में पहला 0 दिया है, फिर भी करना है तो करो। ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन होता है, राइट। दिस एक्सीलरेशन, तो ठीक है, करना इजी है ये, तो यू कैन डू इट। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आता है ना, एम्पलीट्यूड पता है, यस। ओमेगा क्या आता है? 2 पाई/टी, उसका स्क्वायर। तो माइनस ए 5 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 मीटर में कर लो। ओमेगा इज 2 पाई/टी स्क्वायर, हो गया। -5 इंटू 10⁻⁻2, 2 पाई टाइम पीरियड इज 0.2, 1 जा 10 जा, उसका स्क्वायर।
तो ये हो गया -5 पाई स्क्वायर, 10⁻² + 2 गया तो -5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, खत्म. दिस वाज अ जोक क्वेश्चन, बट द जोक दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. 27th, a particle executing simple harmonic motion, the phase difference between acceleration and displacement is, मैंने पहले बताया था आपको, ये हमारा हुआ है. phase difference between displacement and velocity is π/2, क्योंकि displacement में sin आता है, velocity में cos आता है, acceleration में वापस माइनस साइन आता है. तो the idea is this, velocity और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में π/2, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई. ये हमारा क्वेश्चन हुआ भी है ऑलरेडी और मैंने बताया है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ये. Two pendulums differ in length by 22 सेंटीमीटर. तो दो पेंडुलम है, they differ in length by 22 सेंटीमीटर. Okay, they oscillate at the same place so that one of them makes 30 oscillation and other makes 36. ये भी हमारा हुआ है. This question was also solved. 72 and 50 आंसर आया था. We have taken this question already. Okay, ये हमारा already हुआ है question. Next and last, a particle executing simple harmonic motion has a maximum speed of 30 centimeter per second and a maximum acceleration of 60. ये भी हुआ है. So particle executing SHM has maximum speed Vmax, पता है आपको, a omega, that is 30 centimeter per second. Maximum acceleration a max, ये भी पता है आपको, a omega square, that is 60 centimeter per second square. टाइम पीरियड पूछा है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा है, a max और v max को डिवाइड करना था यहाँ पे. What we have to do here is we have to just divide a max and v max, that is a omega square upon a omega, that is equal to 60 by 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो मिलेगा ओमेगा इक्वल टू 2, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 2, 2 कैंसल, टी इज इक्वल टू पाई सेकेंड. तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, राइट. आई would want to know if you want me to solve 29 again. Okay, so we will solve this. Two pendulums differ in length by 22 centimeter. They oscillate at the same place. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. सेम प्लेस पे ऑसिलेट होते हैं, मतलब जी कांस्टेंट है, therefore t is proportional to root of l since g is constant. अगर एक इक्वेटर पे एक पोल पे ऑसिलेट होगा तो g will not be constant. ओके, क्योंकि g varies as you go from equator to pole. One of them makes 30 oscillation and the other makes 36. मैंने आपको ये भी बताया था, जिसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन, पहले का नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर 30 लेता हूँ, दूसरे का 36 लेता हूँ, जिसके ऑसिलेशन ज्यादा है उसका टाइम पीरियड कम है, तब तो ऑसिलेशन ज्यादा होगा ना. सी, इफ वन पेंडुलम इज परफॉर्मिंग मोर ऑसिलेशन देन द अदर, दैट मीन्स टाइम पीरियड of the one who is performing more oscillation is less. मतलब टाइम पीरियड बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ. टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by n. The number of oscillation is proportional to 1 by time period and time period is proportional to root of n. ठीक है, अच्छे समझ लो. जिसके ज्यादा ऑसिलेशन उसका टाइम पीरियड कम,
कम टाइम में वो ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ओके। जिसके ज्यादा ऑसिलेशन हो रहे हैं उसका टाइम पीरियड कम है, करेक्ट। So from here, what you know is that n is inversely proportional to 1 by root L. मतलब जिसका लेंथ ज्यादा उसके ऑसिलेशन कम, जिसका लेंथ ज्यादा उसके ऑसिलेशन कम, लेंथ L1 is greater than L2, क्योंकि पहले पेंडुलम की ऑसिलेशन कम है, मतलब पहले पेंडुलम का लेंथ ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ऐसा क्यों किया? देयरफॉर मैं लिख सकता हूं L1 माइनस L2 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमको किस पेंडुलम का लेंथ बड़ा है ये चाहिए, बिकॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज टू पेंडुलम्स डिफर इन लेंथ बाय 22। फिर मैं L1 माइनस L2 लिखूं कि L2 माइनस L1 लिखूं, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। ये जरूरत पड़ेगी, राइट? तो ऐसा है इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो व्हाट वी नो, अभी देखा हमने, n is proportional to 1 upon root L, therefore n1 by n2 is equal to under root of L2 by L1, okay, good। Therefore under root of L2 by L1 is equal to under root of L2 by L1 is equal to n1 की वैल्यू 30, इसकी 36, 5 जा एंड 6 जा, स्क्वायर कर लूंगा तो L2 by L1 इक्वल टू 25 by 36, गुड। तो मुझे L2 इज इक्वल टू 25 by 36 टाइम्स ऑफ L1 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, L1 minus L2 is 25 by 36 times of L1 equal to 22. 36 minus 25, 36 minus 25 is 11, L1 upon 36, 1 जा 2 जा, तो L1 मिल गया 72 सेंटीमीटर। L1 72 है तो फिर L2 50 होगा बाय सॉल्विंग, तो 72 and 50 आ गया आपका आंसर। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व।